और उनके साथ रह करके संगीत का शौक बचपन से ही रहा। मेरे पिताजी बताते थे कि मैं जब बच्चा था तो गलियों में गाता हुआ करता था। बाट साठ उनको बहुत शौक था संगीत का और उनके ऊपर माँ शारदे की कृपा थी। उनके हाथ में कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट दे दो वो उसको बहुत ही। क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जिस व्यक्ति का अपनी जीवन भर सर्विस जब उन्होंने की है उनका वास्ता लक्ष्मी से रहा है और लक्ष्मी को जो चंचला माना जाता है या यूं कहा जाए कि रुपए पैसे के चारों तरफ घिर जाना उसके बीच में रह के काम करना और बाद रिटायरमेंट के वो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देता है और भीष्म पितामह बन जाता है। बात कर रहा हूं सहारनपुर के मानसी अभिनय गुरुकुल के अध्यक्ष के अग्रवी जी की। आज इनकी बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, जीवन परिचय के बारे में या उन अनछुए पहलुओं पे भी बात की जाएगी जिनके अभी तक न केवल सहारनपुर के लोग अनभिज्ञ बल्कि जो लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं देश प्रदेश में जिनकी आपकी बातों को लेकिन कोई सानी नहीं है उनको भी बताने का काम जीडी न्यूज करेगा। किसी जीडी न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं कि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी जीडी न्यूज में आपकी बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी। जी धन्यवाद जी। बात की जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप हेड कैशियर रहे हैं जी। और कैशियर का पूरा जीवन पैसे से लक्ष्मी से आदान प्रदान में निकल जाता है। सुबह इतनी सारी गड्डियां मिलती है, पूरे बॉक्स जो आपका कैबिन रहता है पैसों का भरा रहता है, लोगों का अमाउंट देना, लोगों से लेना, बैंक से लेना, पूरा दिन भर वो दिनचर्या रहती है। आपने लंबा अरसा उसमें बिताया है जी। सर। इतना मूवमेंट, इतना बदलाव, मानसी गुरुकुल की स्थापना में आप रहे हैं और आज न केवल मानसी गुरुकुल की स्थापना में रहे हैं, आज लोगों की शिक्षा दे रहे हैं, वादन की शिक्षा दे रहे हैं, तबले की शिक्षा दे रहे हैं, आप बाजे की शिक्षा दे रहे हैं, बांसुरी की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बेहतर आप बांसुरी वादक हैं सर। ये कैसे संभव हो पाया है? मैं तो इसको माँ शारदे की कृपा ही मानता हूँ और बचपन से ही संगीत का शौक रहा। उसके साथ एक संयोग ये भी हो सकता है कि संयोगवश मेरा जन्माष्टमी के दिन हुआ और मेरे बाबा जी ने मेरा नाम रख दिया कृष्ण कुमार यानी के गर्ग। उसके बाद कॉलेज के समय में ही इस प्रकार के लोग मिल गए जो संगीत से प्यार करते थे और उनके साथ रह करके संगीत का शौक बचपन से ही रहा। मेरे पिताजी बताते थे कि मैं जब बच्चा था तो गलियों में गाता हुआ करता था। बाट साठ के दशक की शायद आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उस समय जो है ट्रांजिस्टर होता था बड़े वाला, ट्रांजिस्टर रेडियो होता था। ट्रांजिस्टर भी बाद में आए। अच्छा बाद में आए रहे? हाँ रेडियो होते थे जी। फिर मास्टर वॉइस के रेडियो होते थे तो हम बिना का गीतमाला सुना करते थे उस जमाने में। और बस ये मुझे संगीत ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता पॉजिटिव और मेरे कानों में किसी ने शहद सा घोल दिया हो अगर कोई अच्छा संगीत मुझे सुनने को मिलता है तो वो एक मेरे जीवन का हिस्सा है। उसके बिना शायद मेरा चलना मुश्किल है। संगीत मेरा जीवन, जैसे भोजन के बिना आदमी नहीं रह सकता उसी प्रकार ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। और उसके बाद हमारे एक मित्र थे रविंद्र जैन रईस, उनको बहुत शौक था संगीत का और उनके ऊपर माँ शारदे की कृपा थी। उनके हाथ में कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट दे दो वो उसको बहुत ही बढ़िया बजाते थे, चाहे तबला हो, गिटार हो, बेंजू हो, बाजा हो, कुछ भी हो, बहुत उनको पकड़ थी संगीत की और गाते भी थे, बजाते भी थे।
उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और कुछ प्रोग्राम जो बाहर होते थे तो हम देखने जाते थे, तो फिर एक दिन चर्चा हुई कि क्यों ना अपने शहर में एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो लोग हमें देखने आए। फिर मानसी का गठन हुआ, इसके बारे में सोचा गया और 1990 मार्च के महीने में होली के आसपास मानसी का गठन हुआ। हमारे दोस्त रविंद्र जैन, अब तो स्वर्गीय है, तो वो संगीत के बहुत चाहने वाले थे और उनके अंदर माँ शारदे की कृपा थी उनके ऊपर। और हम लोग बाहर प्रोग्राम देखने जाया करते थे, तो एक दिन विचार हुआ कि क्यों ना अपने शहर में एक संस्था ऐसी बना ली जाए कि लोग हमें देखने आए। तब ये मानसी का गठन हुआ और दुर्भाग्यवश 1991 में उनका देहांत हो गया, रविंद्र जैन साहब का। और फिर इसका कार्यभार जो उनका काम था वो मेरे ऊपर ये बोझ आ गया। और क्योंकि ये मेरा शौक था तो मैंने इसको कभी बोझ नहीं समझा। और इसके साथ साथ मेरी बैंक की नौकरी और ये काम दोनों साथ साथ चलते रहे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी साथ साथ चलती रही, बच्चों की पढ़ाई, उनके विवाह, ये सब कुछ। और लोग जुड़ते चले गए और इस प्रकार सिलसिला बनता चला गया। और मुझे इस बात की खुशी रही कि बहुत बच्चे यहाँ से निकल के गए, बहुत बच्चों ने यहाँ काम किया। और उसी को देखते हुए हमने अपने निवास में ही एक इस प्रकार का हॉल बनवाया कि जहाँ 50-60-100 लोग आराम से बैठ सकें और कार्यक्रम होते रहे। और निरंतर यहाँ कार्यक्रम होते रहे। कोई सा भी अवसर रहा हो, चाहे तो दिवाली का त्यौहार रहा हो, होली रही हो, ईद रही हो, इस प्रकार नव वर्ष रहा हो, इस प्रकार के आयोजन ऊपर होते रहे निरंतर। और रफ़ी साहब के ऊपर तो हमने बहुत ही काम किया। रफ़ी अवार्ड हम लोग किया करते थे हर साल 31 जुलाई को, रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर। तो उसके लिए तो लाइन लगा करके फार्म भरे जाते थे। तो क्योंकि समय तो कभी लौट के नहीं आता। उस समय मोबाइल का इतना चलन नहीं था, अब तो हर चीज मोबाइल में सिमट के रह गई। लेकिन ये माँ शारदे की कृपा है और ईश्वरीय अनुकंपा है कि ये हमारा लोग बाग हमसे बहुत अच्छे कलाकार जुड़ते चले गए और ये सिलसिला निरंतर चल रहा है, निरंतर। चलिए चलते आपके बचपन की हो जाए। पिता जगमोहन गर्ग जी स्वर्गीय हो चुके हैं, क्योंकि बचपन की बातें, बचपन की यादों की तरफ हम लोग चलते हैं, लौट चलते हैं। उस दौर में जो 50 का दशक रहा होगा, माता स्वर्गीय कौशल्या देवी जिनके संस्कारों के कार्य आपके जीन्स में हैं, आपके साथ में जुड़े हुए हैं, अभी तक भी नहीं भूले हैं। 5 भाई बहनों के आप भाई हैं, माता पिता के 5 बच्चों में आप एक हैं। बता रहे थे आपके 3 अभी मौजूदा हैं, 2 भाई नहीं रहे हैं। सर के परिवार में भी जो आपने बोला कि मेरे तुझे आत्मा के साथ संगीत बजता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, जिस दिन मेरा उस दिन जन्मदिन होता है, संयोग रहा क्या सर परिवार में भी जो है सारे गामा पा सुखद संयोग ये रहा? परिवार में था ये संगीत था? नहीं सर ये देन किसकी मानते? ये देन तो मैं तो ईश्वरीय अनुकंपा मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बस गए क्या अंदर आके? नहीं, ये मैं मानता हूँ इस बात को। मानते हैं भगवान श्री कृष्ण माँ शारदा की आपका बहुत बड़ी अनुकंपा रही होगी। लेकिन सर एक बात बताइए, ये पूरा दिन पैसों का गिनना, लोगों के साथ लेन देन करना और अपनी आत्मा को जिंदा रखना, संगीत को जिंदा रखना, सारे गामा पाधानी को जिंदा रखना, बचपन के शौक थे, गलियों में आप खुद बता रहे हैं। सर उस मोमेंट में जो नीरस वाले माना जाता है, वो पूरे दिन लेन देन करना, कैसे आप रहे हैं? तो सर अपना आपको जिंदा कैसे रखा? सर अपना आपको जिंदा कैसे? तो बैंक में भी टेप रिकॉर्डर मेरा चलता रहता था। और उस दौर में बैंक में लेके जाते थे, छोटा सा टेप रिकॉर्डर था मेरे पास, वो छोटे आते थे, ऑटो रिवर्स होता था। कैसेट लगा दी और वो चलते रहती थी। वो फिर 3-4 कैसेट बदलते रहते थे, तो कस्टमर भी खुश रहते थे और काम की आउटपुट ज्यादा आती थी।
और उस जमाने में इतना शौक था मुझे, एक जुनून की हद तक, कि करीब 10,000 गाने मैंने रिकॉर्ड कराए। और दूर दूर से लोग रिकॉर्डिंग चलती थी सर, उस समय जाते थे हाँ, भाई हमारे दूर दूर से लोग गाने लेने आते थे। और अभी भी मेरे पास लाइब्रेरी बनी हुई है इसकी। और अगर आप कोई भी गाना कहेंगे पुराना 1990 से पहले तक का, तो वो मैं गाना आपको अभी सुनवा सकता हूँ। ऑन द टैप रिकॉर्ड अभी भी टैप रिकॉर्ड जिंदा है? अभी भी है। रेडियो जिंदा है सर? हाँ जी सर। मैं आपको रेडियो तो मेरा जीवन है, रेडियो के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। आपको बताना चाहेंगे, तमाम दर्शक हमारे देश से, प्रदेश से, जनपद से जुड़ चुके हैं, उस जीवंत व्यक्ति से आपको परिचय हो रहा है, उनकी बायोग्राफी पे चर्चा हो रही है, किससे जीडी न्यूज पे उनके साथ बातचीत हो रही है। जब सब कुछ छूट रहा है सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में, हजारों कैसेटें रखी है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो टैप रिकॉर्ड में चलती थी। रेडियो पीछे रखी हुई है, तमाम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, आज भी जिंदा दिल बांसुरी। मेरे ख्याल से मानता हूँ कि जैसे सैकड़ों बांसुरी इन्होंने अपने घर में लगाई हुई है, रखी हुई है, तमाम पर प्रोग्राम में जाते हैं। चलिए बातचीत करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं इस बात को लेकर। बात करते हैं सर जब मानसी को लेकर, मानसी का गठन हो जाता है। मानसी का गठन होता है केवल इस मूवमेंट को लेकर होता है कि हमारे जनपद में, हमारे शहर में भी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, मंच दिया जाए। मानसी की शुरुआत कैसे हुई थी, नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था मानसी संगीत एवं सांस्कृतिक चेतना मंच। अभिनय इसमें बाद में जुड़ा। 1 साल बाद में नहीं रहे भाई साहब जिन्होंने इसकी स्थापना की, पूरा रविंद्र जैन जी, पूरा आप कार्यभार आपके हाथ में आ गया, संभाला कैसे सर आपने? हमने संभाला, काम अच्छा हो रहा था, लोग जुड़ते चले गए और सिलसिला चलता चला गया। काम में कभी रुकावट नहीं आई। कई बार परेशानी आ जाती हैं, तो वो तो हर काम में आती ही, जो भी आप काम करेंगे उसमें आएंगे ही। लेकिन क्योंकि एक जुनून की हद तक शौक है, मैं था नहीं कहूँगा, शौक है, तो ईश्वर मुझे कई बार जब मुश्किलें आई तो ऐसा लगता था कि कहीं से ऊपर से ब्लेसिंग्स आ रही हैं रविंद्र जैन साहब की तरफ से। चलिए आगे बढ़िए। जी। मानते हैं कि 75 साल के जवान हैं आप? अब जवान आप कह रहे हैं तो ये तो मैं तो आपकी दरिया दिली, पूरा साल को मानते हैं सर? अब मैं तो आपको देवता मानता है इस बात की दरिया दिली, ये तो आपका मन है जो मेरे लिए आप ऐसे शब्द कह रहे हैं। लेकिन आपने खुद बोला था नहीं है। हाँ, हद तक जुनून है। जुनून युवाओं के रहता है, जुनून है। बुढ़ापे में तो रोगी हो जाता है। अभी भी जुनून है जी। और मैं चाहता हूँ कि पूरा दिन मेरा संगीतमय हो और बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, संगीत की, नाटक की, कला की, नृत्य की, और बस यही जीवन है। और एक दिन सबको निकल जाना है, यहाँ से काम करके निकल जाना है। अर्थ प्रधानता के इस युग में निःशुल्क रूप से यह मानसिक को कैसे मैनेज किया गया है? कोई भी बच्चा आ जाए, किसी भी परिवार से आ जाए, किसी भी जाति धर्म से आ जाए, आपने सिखाया है, कभी आपकी निगाह उसकी जेब तक नहीं पहुंची है सर। इस चीज को, इस मोमेंट को कैसे जिंदा रखा जब हम अर्थ प्रधानता में जा रहे हैं? मैं तो फिर मैं दोबारा से इस बात को दोहराऊंगा कि ये सब प्रभु की कृपा रही। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश के या हमारे समाज के 80% प्रतिभाएं इसलिए रुक जाती हैं कि वो अपने जीविका के जुगाड़ में ही लगी रहती हैं। मुझे पता था कि मेरी जीविका मेरा बैंक है, और उसके कारण ही ये सब कुछ हो पाया है। घर है वो पिताजी की देन है, और जीविका वो बैंक की देन है। जब मैं रिटायर हुआ था तो मैंने अपने रिटायरमेंट की पार्टी में एक बात कही थी कि मेरी 3 माँ हैं। पहली माँ वो जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी माँ मेरी भारत माता जिसकी मिट्टी में मैं खेल कूद के बड़ा हुआ, और तीसरी माँ मेरा बैंक जिसने मुझे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक सुरक्षा दी। और उसी की वजह से ये सिलसिला चलता रहा। और जब काम अच्छा हुआ तो फिर स्पॉन्सर भी मिल गए, पैसा खर्च होता रहा तो स्पॉन्सर भी मिल गए। और ऐसा नहीं कि हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने लिए किए हों या मनोरंजन के लिए किए हों, हमने समाज की सेवा के लिए भी काम किया है सबसे मिल करके।
एक हमारे मित्र थे गुलाम जाफर, जो बहुत अच्छी सारंगी बजाते थे, बहुत अच्छा बाजा बजाते थे और भजन वगैरह बहुत अच्छा कराते थे। जितने अच्छे कलाकार थे उससे बेहतरीन वो इंसान थे। तो अचानक से उनका देहांत हो गया और उनका परिवार, लग 4 या 5 उनके बच्चे थे और अपने परिवार को ऐसा छोड़ करके चले गए। तो फिर हमारे गुरु इकबाल साहब ने कहा कि यार इनका परिवार, अभी कोई आय का साधन नहीं है, कुछ करना चाहिए। तब हमने उनकी याद में एक प्रोग्राम किया था जिसमें इकबाल साहब ने कलाकार बाहर से बुलवाए थे। यहाँ व्यवस्था हुई सारी उसकी। पर्ल पैलेस नया बना था अम्बाला रोड पे, उसमें वो शो हुआ जिसमें शहर के और बाहर के गणमान्य लोग आए और उस समय उनके बेटे को हमने उस कार्यक्रम के माध्यम से 51,000 रुपये का चेक उस समय दिया था। ये बाद में चल करके उनकी बहन की शादी में वो रुपया काम आया। वेरी गुड। इसी प्रकार से एक कैंसर पेशेंट हमारे पास आए, उसमें 2 लोग उस परिवार में कैंसर से पीड़ित थे, उनकी मदर और उनका बेटा। उनका बहुत अच्छा काम था लेकिन वो बीमारी की वजह से उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। तब हमारे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक करके और इस प्रकार बांसुरी बजा करके, ढबली लेकर के काम किया बाज़ारों में, इधर उधर पूरे शहर में। और आप यकीन मानिए इतना सहयोग उसमें मिला, करीब 6,50,000 रुपये उसमें इकट्ठे हुए उनके इलाज के लिए। सहारनपुर ने हाथ बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हमने केवल संगीत को संगीत की तरह दिया, संगीत को हमने संवेदनाओं के साथ दिया हमेशा। गुरुकुल से अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, किससे के साथ आप जुड़े हुए हैं, कितने शिष्य गुरुकुल में से निकल के चले गए, मानसिक अभिनय गुरुकुल से निकल के चले गए, कितने लोगों को आपने निःशुल्क रूप से जो संगीत की शिक्षा देने का कार्य किया? ये तो गिनती करना बहुत मुश्किल सवाल है आपका ये, और इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। असंख्य लोग निकले जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत लंबा सिलसिला है। 1990 से ये चला आ रहा है। 1990 का मतलब 35 साल आज हो गए। मुझे लगता है कि हजारों लोग यहाँ से निकल करके काम करके गए, हजारों लोग। रूपाली जग्गा आई और तमाम लोग, रवि करणवाल, शुभम शर्मा जी, फसी खान साहब जी, और तमाम लोग आपके गुरुकुल से निकलने वाले वो कलाकार हैं जिन्होंने आपकी संवेदनाओं को, आपके संगीत को मुंबई के जो है अभिनय में लाने का काम, जिसको आपने तराशा है मायावी नगरी में, उस मंच से दिखाने का कार्य किया जिसको बॉलीवुड माना जाता है। कैसा लगता है सर जब बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, अभिनय करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़े। हम तो एक तरह से प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। हमें तो हर साल फेल होना है, बच्चों को आगे बढ़ना है। अच्छा, टीचर फेल होता है? हर साल टीचर फेल उसी क्लास में मानते हैं आप अपना पूजा विषम पितामह है सहारनपुर के? आप? नहीं, मैं नहीं मानता। और क्या मानते हैं आप? मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ और अपनी दिनचर्या मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो और मेरी दिनचर्या मेरे शौक में बीते। फसी खान साहब का जिक्र आ रहा था, शुभम शर्मा जी का जिक्र आ रहा था, कश्मीर फाइल में उन्होंने पिक्चर, एक मोमेंट वाली पिक्चर जो हमारी पिछले साल लगाई थी, तो उसमें जो उन्होंने वर्क करने का कार्य, सहायक अभिनय उनको मिला है और वो मानसी से निकल के गए हैं। रूपाली जग्गा बड़ा नाम है वहाँ पे, तो वो तमाम लोग वहाँ से निकल के गए हैं। तो ऐसे में कभी गर्व नहीं महसूस होता कि मानसी ने अपने बच्चों को वहाँ पे? बहुत होता है गर्व महसूस। बच्चे आज भी और बहुत सम्मान करते हैं, बच्चे आदर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो विषम पितामह नहीं हो जाते? यही हमारी पूंजी है। विषम पितामह नहीं हो जाते आप? ये आप कह रहे हैं, आपका बड़प्पन है। मोबाइल खराब हो गया है जी, आंसू निकाल दिए सर आपने। बात कर रहा हूं अल्प विराम की। जी, एक एक अभिनय निभा रहे, पिता का अभिनय निभा रहे, भाग दौड़ वाली जिंदगी, सोशल मीडिया वाली जिंदगी। जब आप बोलते हैं देख रहा मेरा मोबाइल खराब हो रहा है, मेरे बेटा का फोन क्यों नहीं जा रहा है, जी, फोन ब्लॉक किया होता है बेटा आपका। जी,
सर सिखा रहे थे या सीख रहे थे? रुला दिया सर आपने। ये उस पिक्चर में जब हम देखने के लिए अपने परिवार के साथ आए, लेट आए थे, जी बर्बाद में शायद वो फिल्माई गई थी पिछले साल। जी जी ऐसा कोई शख्स नहीं बचा था जिसकी आंखें सजल ना हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू ना हुए। सर अभिनय में आप पिसम पितामह बन जाते हैं सर, जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं सर। तो सर कैसे संभव हो जाता है? ये एक संयोगी रहा। बच्चों ने कहा कि अल्पविराम पिक्चर बनानी है, ये स्किट है इसकी। तो हमने कहा बनाओ। तो बाहर से लोग आए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो कंपनी बाग में शूटिंग थी उस दिन। मैं भी नियमित वहाँ जाने वाला हूँ, घूमने वाला हूँ। तो मैं भी वहाँ घूमने के लिए गया हुआ था। तो बच्चे शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये रोल है तो अंकल इसमें आप ही बैठो। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था उसके लिए। और फिर मुझे डायलॉग दिए गए। तो वो मैं कोई अभिनय में कलाकार नहीं हूँ, मैं एक्टिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वो मुझे उस पिता की याद आई, क्योंकि 90% परिवार अकेले रह रहे हैं जिनके बच्चों ने उनको नकार दिया। और वही भाव शायद मेरे अंदर आ गए होंगे उस समय, जो उन्होंने शूट किया। बच्चों ने मुझे थोड़ा गाइड किया और वो संयोग से अचानक ही वो इस प्रकार का शूटिंग उसकी हो गई। और बाद में जब मैंने देखा तो वास्तव में काफी प्रभावशाली दृश्य वो बन पड़ा। आंखों में आंसू आ गए थे सर आपके? हाँ, मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों की कहानी है जो मैंने एक शब्द में वहाँ कहने की कोशिश की। सर आपके गुरुकुल से चप्पल निकल जाती है, आपके गुरुकुल से ऑक्सीजन निकल जाता है, आपके गुरुकुल से डस्टर निकल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ मानसी अभिनय गुरुकुल से निकलने वाले उन छात्रों की जिन्होंने इस तरह की पिक्चर देने का काम किया है, सामाजिक ताने बाने को छेड़ने का कार्य किया है। जब मैं चप्पल देख रहा था, रवि कर्णवाल पे फिल्माई गई पिक्चर है। हाँ जी, तमाम लोग और आपके बच्चे हैं अपने पिताजी के लिए लेके जाते हैं चप्पल। बात कर रहे हैं हम लोग जो है कोविड काल की बात कर रहे हैं। और वो बिहारी जो मार्मिकता दिखाई मैंने उसको कहने कोविड का जो रौद्र रूप हम लोगों ने देखा है और ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी देखी है, और जब उसकी बच्ची बीमार, उसकी पत्नी बीमार होती है और ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, परेशान होता है, वो सब उसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये सच्चाई भी है कि ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की उस समय जानें चली गई, अनगिनत लोग गए। सर जब तक आप जो आपके बच्चे ताने बाने को छेड़ रहे हैं, सामाजिक ताने बाने के साथ जो जुड़ रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वो तमाम जो है अकाउंट्स के माध्यम से देने का कार्य कर रहे हैं, शो देने का कार्य कर रहे हैं, कैसा लगता है सर? बहुत खुशी होती है जब आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल दिल से बहुत खुशी होगी और आपकी अंतरात्मा ये कहेगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। लगता है कि सपने साकार हो रहे हैं राजेंद्र बाबू जी के आपके सहारनपुर में रह करके कि हमें ये लगता है कि जो हम सहारनपुर में कर सकते थे वो हमने किया और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हमारा नाटक मेरा वजूद, सर मैं वहीं जा रहा था, अगला मैं वहीं जा रहा था, कहीं हमने वो 30 बार ना किया होगा। वो हमने वो मैंने वो नाटक देखा था शाहजहाँपुर में। एक दिल्ली की टीम है, अमूल सागर साहब है वो, उनका लिखा हुआ नाटक है वो। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की मैं ये किताब हमें दे दो। तो उन्होंने पहले मना किया, फिर बाद में उन्होंने हमारे काम को देख करके वो स्क्रिप्ट दे दी। फिर उस पर हमने काम किया। उनका कॉपीराइट था, लेकिन उन्होंने हमें अधिकार दे दिए और ऐसा काम उस पर हुआ भाई साहब, मानवीय संवेदनाओं को हिला करके रख देता। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा कि किसी का दुख देख करके उनकी आंखों में कब आंसू आए।
मेरा वजूद देखने के बाद भी जिसको जो है फिल्माया नहीं गया था, मेरा उसको वजूद देख करके रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया गया, जिसको हम ड्रामा बोल सकते हैं, जिसको हम नाटक बोल सकते हैं, वो जिसको हम बिल्कुल मंचन ऐसा बोल लगता सकते था हैं, जैसे कोई पर्दे पे इस तरह की फिल्म से, और बिल्कुल सच्चाई जो एक्चुअल जिंदगी को हिस्सा जो हो जीवन रहा है। में होता है। सर हम बात कर रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना, जी जी लिखने वाले आपके बच्चे ही हैं, जी जी। आदित्य शर्मा पीलू के नाम से जाने जाते आदित्य हैं। शर्मा सर कई हमारा, बार जो है वो नाटक भी जो है मंचन किया जा चुका है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो बहुत क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभावान बच्चा है आदित्य, युवा कलाकार है, बहुत अच्छा उसने लिखा, 19 से अधिक बढ़िया, और उसका मंचन कई बार हो चुका है। यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में जनमंच में भी उसका मंचन हुआ, जिसमें पूरी जुडिशरी थी, और कई विद्यालयों में उसका मंचन हुआ। और अभी 15 दिन पहले CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में ऑडिटोरियम में उसका मंचन हुआ, जिसका निर्देशन रवि करणवाल ने किया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो वो काकोरी कांड उसमें दिखाया गया मुख्य रूप से, तो देशभक्ति के ऊपर वो बहुत अच्छा नाटक लिखा गया जी। लेकिन सर मैं आपका रहस्य खोल देना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये जब तक आपका जो है जनमंच पर जो नाटक आएगा सामने, बाप रे बाप, तब तक ये आपकी बायोग्राफी आ चुकी होगी, कोई चूक ना जाए, अपने घर से निकल, अरे यार वैसे तो निकल गया मुझे पता ना चला। तो सर ये बाप रे बाप भी आप करने जा रहे हैं 8 दिसंबर में, मैं बहुत नजदीक से दिखाना चाहूंगा। 8 दिसंबर में ये नाटक किया जा रहा है, सहारनपुर के जनमंच में किया जा रहा है, और इस नाटक में बाहर से, मुंबई से भी कलाकार बुलाए गए हैं, साथ में जो सहारनपुर से जो मानसी जनपद से, मानसी अभिनय गुरुकुल से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनकी बहुत अच्छे जो है जनमंच पे नाटक रहेगा, मंचन इसका किया जाएगा। बाप रे बाप, मेरा दावा है आप लोगों से कि जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, रुलाने का काम नहीं करते आप लोग, जो कई बार हंसाने का काम करते हैं। हास्य नाटक जो आपके सामने आने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप पहुंचिएगा, और समय आपने रखा है सर ये शाम के 4 बजे 8 दिसंबर को, जो रविवार का दिन पड़ेगा, सबकी छुट्टी रहेगी। सर की तरफ से मेरी भी अपील है कि सब लोग इसमें पहुंचेगा जरूर। सर कैसा लगता है जब आप लोग जो सब इस तरह के मोमेंट्स करते हैं? यही तो जीवन है, और एक दिन चुपचाप यूं निकल जाना है, जितना काम कर सको कर लो। जी जी। इसमें विशेष बात है कि मुंबई के कलाकार है, जो हमारे सहारनपुर की मिट्टी से जुड़ी कलाकार है, बड़ी कलाकार है। अगर आप जो कपिल शर्मा जी के शो को देखते हैं, कपिल शर्मा जी का शो, तमाम लोग हास्य कलाकार भी उसमें रहते हैं, और तमाम लोग उसे देखने का कार्य करते हैं। इसमें जो मंजू ब्रजनंदन शर्मा जी इस कार्यक्रम में बाप रे बाप का जो मंचन किया जा रहा है, इसमें जो लीड रोल में रहेंगी, और सहारनपुर वासियों का जो है उनको सानिध्य, प्यार जैसे भी आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से जुड़िएगा इस नाटक में। हम सब लोग मिलेंगे वहाँ पे, गुरुजी के साथ मिलेंगे। सर मानसी से वो बच्चा अगर कोई जुड़ना चाहता है, जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो कैसे जुड़ सकता है? कॉन्टैक्ट नंबर कैसे है? कॉन्टैक्ट नंबर हमारे सब जगह लिखे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, वेबसाइट बनी हुई है हमारी, बच्चे आते हैं, काम करते हैं। और इसका श्रेय योगेश पवार जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो मानसी अभिनय गुरुकुल को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि वो BNA पास आउट है और ITC में यहाँ कार्यरत है। सर देखा जाए तो किस तरह के संगीत में किस तरह की क्या क्या शिक्षा आप देते हैं? तबला देते हैं, हारमोनियम देते हैं, बांसुरी देते हैं, इसका अलग सर क्या क्या रखा है? संगीत के बच्चे आते हैं, बहुत बाजा बजाते हैं, और तबला भी, और कैसियो बच्चे, गिटार भी यहाँ बजाते हैं बच्चे शिक्षा लेते हैं। और मैं अधिकांश जो मेरा सब्जेक्ट है वो बांसुरी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं समाज को, अपनी तरफ से समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। तो यहाँ नेत्रहीन विद्यालय में मैं जाता हूँ, 1 हफ्ते में 1 दिन, वहाँ बच्चे बांसुरी सीखते हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लगे। मुन्नालाल गर्ल्स कॉलेज में मैं गया, वहाँ बच्चियों ने बांसुरी सीखी। जैन डिग्री कॉलेज में जाता हूँ मैं, वहाँ बच्चे बांसुरी सीख रहे हैं। उड़ान
जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे शिक्षा लेते हैं जी वो बच्चे बांसुरी सीख रहे हैं। जी तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना समाज को दे सकूं अपने माध्यम से एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए वो मैं देना चाहता हूँ। जी और मुझे उसमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जी जब बच्चे बांसुरी सीख करके और अपने आप बांसुरी बजाने लगते हैं, जब उनको स्वर ज्ञान हो जाता है। जी जी। सर संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, पूरा जनपद आपको देख रहा है, आपके वो शिष्य देख रहे हैं जो आपके यहाँ से निकल के गए हैं, आपको वो लोग देख रहे हैं जो आपके गुरुकुल में आना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे सर? संदेश केवल यही है कि आप निष्काम भाव से अपने काम को करें और जीवन में पैसा कमाने का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ा जो सीमा है वो है आपकी संतुष्टि। आपकी जीवन शैली कैसी है, आपको किसमें संतुष्टि मिलती है। और मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि अपने शौक में अपनी ज़िंदगी आप जिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समाज को अपनी ओर से देने की कोशिश करें। इस देश ने, मातृभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को, अपने बच्चों को कुछ दे करके जाएं। तो थे हमारे साथ में जो है मानसी अभिनय गुरुकुल के अध्यक्ष के गर्ग साहब। जीवन परिचय बायोग्राफी पे उन पहलुओं को भी छूने का प्रयास जीडी न्यूज ने किया है या किससे जीडी न्यूज के साथ आज इनसे बातचीत की गई है। उन तमाम पहलुओं को, उस झंकार को, उस तार को, बिना कि उस तार को छेड़ने का कार्य किया है। अंदर से, आत्मा से जो आवाज निकलती है वो के गर्ग साहब की जो निकल के सामने आई है। और एट लास्ट जीवन है संगीत, निरस जीवन नहीं हो सकता। पैसा कमाने के लिए, आपने बोला कि पैसा कमाने के लिए कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन संगीत से जब जुड़ जाएंगे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी, जीवन भी बहुत अच्छे से, क्योंकि संगीत को भजनों का एक माध्यम माना गया है। वहां से भगवान को पाने के लिए वहां से एक रास्ता निकलता है। तमाम जगह पे जो है संगीत की एक महिमा हो जाती है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी बायोग्राफी पे चर्चा की गई है, किससे जीडी के साथ आपका कौन है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और मैं तो यही कहूँगा अपने सभी दर्शकों से, ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना होने दें और उनको सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए इस प्रकार के कामों में लगाएं जिसका रिजल्ट दिखाई दे। मोबाइल हमें कुछ नहीं देता। मेरा सभी अपने दर्शकों से निवेदन है कि संगीत से बढ़कर के कोई चीज नहीं है सुकून देने वाली। संगीत एक पूजा है, एक आराधना है। संगीत में, प्रकृति में प्रभु का वास है, जीवन है उसमें। चलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।